नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज 1 आज से प्रारंभ है। आप लोग का आज से लगातार अनवरत जारी रहेगा टेस्ट सीरीज, और आज यह पहला टेस्ट सीरीज है बीपीएससी टीचर भर्ती टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, मतलब पीजीटी हिस्ट्री के लिए और साथ ही साथ पीजीटी हिस्ट्री के लिए, और साथ ही साथ आप लोग का टीजीटी सोशल साइंस में भी जिनका हिस्ट्री पोर्शन है उन लोगों के लिए आज से प्रारंभ होगा। यह टेस्ट सीरीज आज से प्रारंभ है और लगभग परीक्षा होने तक कम से कम लगभग 3000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज मैं आप लोग को दे दूंगा। 3000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज मैं बिल्कुल दे दूंगा, जितने भी लोग हैं, ठीक है। और यह जो टेस्ट सीरीज है ये बहुत ज्यादा रामबाण है और बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह सीरीज है। देखिए, अगर बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो केवल 399 रुपए आप ज्वाइन करिएगा। इसमें आप लोग को पूरा का पूरा एनसीईआरटी मिल जाएगा, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन यह आपका देखिए 11-12 तक का ही अभी नोट्स दे पाऊंगा, लेकिन बाद में आप लोग ज्वाइन किए रहेंगे तो आपको बाकी नोट्स मिलते रहेंगे परीक्षा होने के बाद भी, ठीक है। तो या इसमें आपको क्या है, इसमें पूरी एनसीईआरटी नोट्स, एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स और क्वेश्चन आंसर मिलेगा। साथ ही साथ 3000 क्वेश्चन की पूरी टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो पूरी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो जिनको भी चाहिए वो लोग मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी है 83 18 39 72। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया। यह है हमारा 83 18 39 72 76। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता टेस्ट श्रृंखला 1, ठीक है। यहाँ जो प्रश्न आप लोग को मिलेंगे वो बहुत ही रामबाण रहेंगे। आज यह पहली टेस्ट सीरीज है। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे थे कि सर आप टेस्ट सीरीज अब नहीं ला रहे हैं, किसी प्रकार का कुछ नहीं ला रहे हैं। तो आज से आप लोग का प्रारंभ है और परीक्षा होने तक हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको 2500 से 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दे दें। और यहाँ से लगभग समझिए हम जितना प्रश्न आप लोगों को बता देंगे वहां से आने का संभावना ज्यादा बना रहेगा, 90% संभावना बनी रहेगी। एक बार किसी बच्चे ने कमेंट किया, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था मेरे पिछले वीडियो पर, और ऐसे बदतमीज, ऐसे निहायत बदतमीज आवारा लड़के न जाने कहां से आ जाते हैं। कमेंट बॉक्स किया था कि अगर आपके द्वारा बताया, आप तो कहा ही नहीं था, कहा था कि तुम्हारे द्वारा जो भी बताया जा रहा है अगर नहीं आया तो कहां मिलोगे तुम, ठीक है। तो उस पर एक लड़की, वो भी बदतमीज ही थी, उस पर उसको बोलना चाहिए लेकिन वो अभी आकर उस पर आकर स्माइल कर रही थी, ठीक है। तो अबे हरामखोर, तुमने कुछ पैसा दिया है क्या हमको पढ़ाने के लिए? तुमको नहीं पसंद है तो कहीं और जाओ, ठीक है। तुम्हारे जैसे लोगों का तो सिलेक्शन ही नहीं होना चाहिए जो इस तरह से बदतमीजी वाली बात करते हैं, ठीक है। आपको नहीं पसंद है पढ़ना तो आप मत पढ़ो, कहीं और जाकर पढ़ो, यहाँ आवश्यकता नहीं है ऐसे लोगों की, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता टेस्ट श्रृंखला 1। मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बदतमीजी के साथ कमेंट करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति मेहनत करके उनके लिए सामान ला रहा है, उनके लिए मटेरियल जुगाड़ कर रहा है, और यह लोग उल्टा सीधा आकर कमेंटबाजी केवल करते हैं। प्रश्न 1 देखिएगा, सिंधु हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, ठीक है। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। जानते हैं मित्रों, यह अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है हड़प्पा सभ्यता के कालावधि के बारे में, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक सर्वमान्य मत है वह बी ऑप्शन सही है आपका, 2500 बीसी से 1750 बीसी। और इसमें भी 2500 बीसी है, 2350, हाँ 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी, यह आपका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। लेकिन यह आपका थोड़ा करीब है तथ्य के, तो इसलिए आपका यह सही होगा, विकल्प बी। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक सर्वमान्य काल जो है 25 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। जो लोग पेड मेंबर हैं उन लोगों को ये पीडीएफ में आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज जो किया था दयाराम साहनी जी ने किया था, और दयाराम साहनी को राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था, ठीक है। अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने उनको राय बहादुर की उपाधि भी दिया था। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल अथवा काश युग में रखा जाता है। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा यह होती है, प्रागैतिहासिक काल अथवा काश युग में रखा जाता है। हालांकि प्रागैतिहासिक नहीं, इसे आद्य ऐतिहासिक युग में रखा जा सकता है, आद्य ऐतिहासिक युग में रखा जा सकता है, ठीक है। प्रागैतिहासिक भी सही है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। जहां लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सकता है उसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है।
अथवा कांस्य युग में रखा जाता है, मतलब कांस्य युग में सिंधु घाटी सभ्यता को रखा जाता है। इसमें तांबा और टीन मिलाकर क्या बनता है? अच्छा, कांसा जो धातु है वो किस किस धातु का मिश्रण है? तांबा प्लस टीन। ठीक है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। देखिए यह प्रश्न आपका सीधे सीधे एसटीटी में आया हुआ था। ठीक है, कि सभ्यता के मुख्य निवासी क्या थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। अब उसमें दरअसल यह था, उसमें वह था कि उसमें भूमध्य सागरीय तो दिया था ऑप्शन में, लेकिन द्रविड़ नहीं दिया था। ठीक है, तो अगर द्रविड़ और भूमध्य सागरीय दोनों ऑप्शन में है ना, तो भूमध्य सागरीय आप टिक करेंगे, अगर दोनों है तो। ठीक है, और कोई एक है तो इसमें द्रविड़ और भूमध्य सागरीय दोनों माने जाते हैं। ठीक है। प्रश्न 2 देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ये आपको बताना है, बताइए। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? तो किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता? तो देखिए मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन भी थी, चीन की सभ्यता की भी समकालीन थी, लेकिन किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो यही विकल्प डी जो होगा वो आपका सही रहेगा। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं ग्रीक की सभ्यता की समकालीन थी। अच्छा, ग्रीक है। ठीक है, तो ये चीन होगा, चीन। रुकिए 1 मिनट। देखिए क्रीट नहीं है, चीन है। हाँ, चीन सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, क्षेत्र, लेकिन ये किसके समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता, चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ये ग्रीस है, हाँ ये ग्रीस है, ग्रीस की सभ्यता के समकालीन थी। किसकी समकालीन नहीं थी? तो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया या क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। ये ग्रीस है भाई, ग्रीस है, ग्रीस की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता इससे विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों में मान्य प्राप्त तत्वों में कोई समता या वर्ण एकरूपता भी नहीं था। सुमेरिया में सैंधो जैसी सभ्यता के बर्तन, देखिए सुमेरिया सभ्यता है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर सैंधो जैसी सभ्यता के बर्तन मिले हैं, मतलब जिस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में बर्तन थे वैसे वहां पर बर्तन मिले हैं, मोहरें मिली हैं, चूल्हे मिले हैं। ठीक है, मिस्र में मिले आभूषणों और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषणों और श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही थे। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों के समान ही थे। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि इनसे व्यापार होता था। ठीक है। प्रश्न 3 देखिएगा। अब प्रश्न 3 आप लोग को अच्छे से देखना है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी बताएं? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर दोनों सब देख लीजिए। तो इसमें सबसे सही तथ्य क्या है? सबसे सही तथ्य विकल्प डी है। ठीक है, तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ सभी जगह सिंधु घाटी सभ्यता के क्या है? स्थल पाए गए हैं। ठीक है, विकल्प डी जो रहेगा वो आपका सही है। हालांकि सही यह भी है, लेकिन इससे ज्यादा स्थल यहाँ पर है, इसलिए विकल्प डी आपका सही रहेगा। व्याख्या देख लीजिएगा। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे ये स्थल है, तो इसका पश्चिमी पुरास्थल क्या था? पश्चिमी पुरास्थल सूतकांगेडोर था, सूतकांगेडोर था। ठीक है, पूर्वी उत्तरी उस पुरास्थल क्या था? मांडा था। दक्षिणी क्या था? दायमाबाद था। ठीक है, और आपका पूर्वी था आलमगीरपुर। तो उसी ही बताना है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास नदी के किनारे सूतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में था। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो जिला मेरठ में है। उत्तरी पुरास्थल चिनाव नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा में। ठीक है, और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी के नदी के तट पर दायमाबाद में स्थित है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संख्या दी गई है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में हजारों नगर खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, लेकिन 6 ही क्या है? बड़े नगर हैं। वह 6 नगर कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। अब तक ज्ञात जो भी स्थल पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उसमें सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से राखीगढ़ी को माना जाता है। ठीक है, राखीगढ़ी, ध्यान रखिएगा, यह आपका हरियाणा में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 4 देखिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? वैसे मैं बोल रहा हूं ना, लगभग 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दूंगा,
और ये बात आप जान लीजिए। लेकिन कुछ मूर्ख आकर यहाँ पर कमेंटबाजी करते हैं कि अगर तुम्हारे में से क्वेश्चन नहीं आया तो तुम कहाँ मिलोगे, बताइए। ऐसे मूर्ख लोग क्या कहा जाए। प्रश्न 4 देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के जो अवशेष मिले हैं कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से, बनावली से, मांडा से, राखीगढ़ी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष जो मिले हैं सुरकोटदा से मिले हैं। विकल्प ए जो है आपका सही है, ठीक है। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है बताएं? मोहनजोदड़ो से घोड़े की मूर्ति मिली है। मूर्ति मतलब घोड़े का खिलौना मिला है, घोड़े की आकार का खिलौना मिला है, मतलब घोड़े का खिलौना मिला है जिसे बच्चे खेलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? प्रमाण है घोड़े के ना। रानागुंडई से क्या मिला है? रानागुंडई है, रानागुंडई में घोड़े का दांत मिला है, घोड़ा का दांत मिला है, दांत, ठीक है। ये सब क्या है? और सुरकोटदा से क्या मिला है? घोड़े का अस्थिपंजर मिला है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। ये सब अलग से फैक्ट है जो मैं बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े की अस्थि अवशेष मिले हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। देखिए दरअसल बात है ना, पुरानी पुस्तकों में यही लिखा गया है कि घोड़े के अवशेष नहीं है, घोड़े की ये है वो है। लेकिन शुरुआती समय में अवशेष नहीं मिले थे, लेकिन अब तो अवशेष मिल रहे हैं ना, घोड़े के अवशेष मिल रहे हैं। तो कुछ लोग क्या है, कुछ पुरानी पुस्तकों में अपडेट नहीं किया जाता है और बस वही पुरानी चीजें छापी जाती है, ठीक है। तो अब जान लीजिए घोड़े के अवशेष पर्याप्त मात्रा में मिले हैं और कहां कहां से मिले हैं ये भी बताया हूं, क्या क्या मिला है ये भी बताया हूं आप लोग को। और यह आता है घोड़े का दांत रानागुंडई, घोड़े की मूर्ति या घोड़े का खिलौना मोहनजोदड़ो, और घोड़े का अस्थिपंजर सुरकोटदा, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लीजिएगा। आमरी सिंध के पास है, सिंध नदी के पास है, हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से 12 सिंहा का साक्ष्य मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। रोपड़ से क्या मिला है? रोपड़ में एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया है, ठीक है। जैसे ऐसा अनुमान लगाया गया होगा, अनुमान क्या लगाया गया होगा, उस समय ऐसा था कि अपनी प्रिय वस्तु को लोग दफना देते थे, तो मालिक के साथ उसे कुत्ते को भी दफना दिया गया था रोपड़ में, ठीक है। मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। देखिए कुत्ते को दफनाए जाने के साथ बुरजहोम से भी मिले हैं जो कश्मीर में है, कंफ्यूज मत होइएगा। बुरजहोम में भी घोड़े पालतू कुत्ते को दफनाया गया है और रोपड़ में भी पालतू कुत्ते को दफनाया गया है मालिक के साथ। भैया मालिक लोग ना अपने अगर मर जाते थे तो कुत्ते, बिल्ली, बकरी जो भी उनका नौकर, भाई नौकर, जिंदा नौकर 40-50 बड़े बड़े धनाढ़ लोग दफनावाते थे ताकि वह जहां जाएंगे तहां नौकर लोग उनके साथ जाएंगे। बताइए सुरकोटदा से क्या मिला? सुरकोटदा से एंटीमनी की एक छड़ प्राप्त हुई है, इंपॉर्टेंट है। सुरकोटदा की खोज 1964 में किसने किया था? जगपति जोशी ने किया था, जगपति जोशी ने किया था। हम पढ़ाते नहीं है, पिला देते हैं घोलकर। जो भी कुछ बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 5 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है कालीबंगन या कालीबंगा, ये किस प्रदेश में है भैया? राजस्थान में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कहाँ है? तो अभी तो ये 2 ऑप्शन है इधर, लेकिन अभी इसी में आपका सही हो जाएगा। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान के किस जिला में कालीबंगा है? हनुमानगढ़ में। जिला का नाम भी याद रखो भाई, हनुमानगढ़ में कालीबंगन है। कालीबंगन का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? अर्थ क्या है कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ? काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। अभी ऐसे ऐसे मैं 3000 क्वेश्चन देने वाला हूं, धुआंधार पढ़ाई होगा, घबराए मत। जो भी बताऊंगा लगभग 90% यहाँ से प्रश्न आएगा, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर है, यहाँ एक दुर्ग भी मिला है। देखिए कालीबंगा में दुर्ग मिला है। दुर्ग तो सिंधु घाटी सभ्यता के हर स्थल में मिला है। हर पश्चिमी, और जो नगर होते थे 2 भागों में विभक्त होते थे, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग में ही दुर्ग होता था, लेकिन चनहुदड़ो, देखिए चनहुदड़ो के बारे में बताया हूं आप लोग को। चनहुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा नगर था जहां दुर्ग नहीं था भैया, दुर्ग नहीं था चनहुदड़ो में, ठीक है। तो देखिए प्राचीन दृश्यती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में स्थित है। शैंदो सभ्यता में भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई थी। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व में अधिक प्राचीन मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का यह जो स्थल है कालीबंगा ना, वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना मतलब स्थलों में इसकी गिनती होती है। 4000 BC मतलब आज से लगभग 6000 साल पहले कालीबंगा था, कालीबंगा में सभ्यता थी।
जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक मतलब प्राक संस्कृत के साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। सर्वप्रथम 1952 में, देखिए 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। कालीबंगा की खोज करने वाले कौन थे? अमलानंद घोष। कब की खोज किए थे? 1952 में खोज किए थे। ठीक है। बेबीलाल विक्की थापर ने भी उसका उत्खनन करवाया था 1961 से 1969 के बीच। ठीक है, तो यह बात जानना। और कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी किनारे है। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? मतलब हड़प्पा काल में जो मुद्रा बनती थी ना, करेंसी जो चलता था हड़प्पा काल में, मुद्राएं जो चलती थी, सिक्के जो चला करते थे, वह किस धातु के थे या किस पत्थर के थे? जो भी हो, क्या था? सेलखड़ी का था, कांसा का था, तांबा का था, लोहा का था? बताओ। तो वह सेलखड़ी का था ना। सेलखड़ी जो होता था एक पत्थर होता था, मुलायम पत्थर, ठीक है, जिससे बड़ी आसानी से क्या मुद्रा बनाई जाती थी, सेलखड़ी का बनता था। अगर सेलखड़ी आपसे में ना हो तो स्टेटाइट भी, मतलब अंग्रेजी में स्टेटाइट कहते हैं सेलखड़ी को। ठीक है, विकल्प जो है आपका सही है। हड़प्पा काल की मुहर है। अच्छा, हड़प्पा काल की जो मुहर हुआ करती थी वह क्या थी? हड़प्पा काल की जो मुहर थी वह वर्गाकार थी भाई। हड़प्पा काल की जो मुहर थी वर्गाकार थी। मुहर का आकार कैसा था हड़प्पा काल की? मुहर जो था वर्गाकार था। किसका बना हुआ था? सेलखड़ी का बना हुआ था, जिसे स्टेटाइट भी कहते हैं, नरम पत्थर था। मोहरों में सर्वाधिक किस पशु का अंकन था? एक श्रृंगी पशु का अंकन था। एक श्रृंगी पशु मतलब एक सिंग वाला पशु। तो आप देखिए यहां से कितना तथ्य क्लियर हुआ आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहर बनती थी सेलखड़ी की बनती थी, स्टेटाइट कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहर थी इसका आकार कैसा था? वर्गाकार था। मुहर पे सर्वाधिक संख्या में किस पशु का अंकन था? एक श्रृंगी पशु मतलब एक सिंग वाले पशु का अंकन था। ठीक है। मोहनजोदड़ो में कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति मिली है कांस्य नर्तकी की, मतलब एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांसे की बनी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सुंदर मूर्ति है, नाचता हुआ दिखाया गया है उसमें। ठीक है, ये कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। इंपॉर्टेंट यह भी है, ध्यान रखिएगा। सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आज भी भाई आग में जो पकी हुई मूर्तियां होती है ना, जिसे कुम्हार बनाते हैं, आग में पकी हुई मूर्तियां मिट्टी की, उसे टेराकोटा कहा जाता है। और टेराकोटा मतलब आग में पकी हुई मूर्तियों, आग में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियों को टेराकोटा कहते हैं। ठीक है, और इसमें टेराकोटा का उद्योग सिंधु प्रदेश में था। प्रश्न 7 देखिएगा, प्रश्न 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? अब बताइए, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण युग की थी? तो आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी बताएं? कांस्य युगीन थी। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। चौथा ऑप्शन छोड़ दीजिए, लोह युग है, तो कांस्य युगीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता को उसकी लीप के न पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। अभी मैं बताया हूं, सुधार करवाया हूं। देखिए, इतिहास के 3 खंड होते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब तो समय है ही नहीं, मैं क्या करूं, 15 से दिन बचे हुए हैं। मैं तो लेक्चर करा रहा था भैया, लेक्चर कराने में मैं तो बहुत कुछ देना चाहता हूं आप लोग को। ठीक है, तो यही मैं सोचा हूं कि समय है नहीं, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका पूरा बीपीएससी में कंप्लीट करा दो। ठीक है, उसमें मैं पूरा विस्तार से बताया हूं भाई। इतिहास को बहुत जीरो लेवल से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जाकर आप देख लीजिएगा मास्टर वीडियो। अभी 3 वीडियो मैं दिया हूं, आगे जैसी आवश्यकता होगी मैं दूंगा, लेकिन इतना जल्दी कंप्लीट कराना बहुत आसान नहीं है, इसलिए मैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसे कंप्लीट करा रहा हूं। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्रपाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 बीसी में विद्यमान मानी जाती है। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार यह माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से लेकर 1750 तक क्या था? अपने उन्नति के शिखर पर था। ठीक है, उन्नत के शिखर, ऐसी बात नहीं कि बस 2350 से 1750 तक रहा, लेकिन यह जो कालखंड है ना 500 लगभग वर्षों का, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता अपने उन्नति पर था। ठीक है, प्रश्न 8 देखिएगा, बताएं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार लोग कंफ्यूज होते हैं, कोई पशुपालन समझता है, कोई व्यापार समझता है, कोई कृषि समझता है। ठीक है, बार बार लोग कंफ्यूज होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? देखिए, दरअसल बात है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे, कृषि भी करते थे, इसलिए सही पता नहीं चलता है, लेकिन यह बात जान लीजिए, यह लोग कृषि को व्यापारिक तरीके से किया करते थे, ये बात है। ठीक है,
तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था? व्यापार था। विकल्प ए जो है वाणिज्यिक कृषि करते थे, वाणिज्यिक। ठीक है। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। ठीक है। ये अपने माल को उगाते थे, कपास कच्चा माल था, उगाते थे और मेसोपोटामिया, ग्रीस या मिस्र की तरफ सप्लाई करते थे। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसलों की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख था। गेहूं और जौ हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख था, जिसकी खेती विशेष रूप से होती थी। अच्छा, गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। तो विश्व के सबसे प्राचीन साक्ष्य हैं। ठीक है। मतलब भारत जो है ना, यह गेहूं और जौ की क्या है? जननी है, जन्मभूमि है। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में था। चावल का प्रयोग भी सिंधुवासी करते थे, लेकिन उसका सीमित मात्रा में प्रयोग करते थे। ज्यादा वो क्या करते थे? गेहूं और जौ का प्रयोग करते थे। रंगपुर और लोथल यह गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जहां से चावल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। चावल मतलब लोथल और रंगपुर से क्या मिला है? धान की भूसी का साक्ष्य मिला। धान की भूसी का साक्ष्य, तो धान की भूसी है तो भाई चावल तो रहेगा ही ना। तो चावल के प्रमाण मिले हैं, मतलब धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर और लोथल से। रंगपुर किस नदी के किनारे है? रंगपुर है मादर नदी के किनारे है। मादर नदी के किनारे रंगपुर है। लोथवा किस नदी के किनारे है? लोथवा आपका भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा किसकी सहायक नदी है? भोगवा साबरमती, साबरमती नदी की सहायक नदी है। ठीक है। और दोनों गुजरात में स्थित है। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में पहली बार हड़प्पावासियों द्वारा किया गया, यह ध्यान रखिएगा। अच्छा, चांदी का प्रथम उल्लेख कहां मिला है? तो अथर्ववेद में चांदी का पहला उल्लेख मिला है। ठीक है। अथर्ववेद में मिला है। लेकिन चांदी का प्रयोग हड़प्पावासी क्या करते थे? सबसे पहले प्रथम प्रयोग चांदी का हड़प्पा काल में होता था। ठीक है। प्रश्न 9 देखिएगा, बताएं हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या जनजाति थे? तो भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना, क्या थे? शहरी थे भैया, शहरी थे। विकल्प बी। और यही रहेगा वैदिक काल में लोग क्या थे? वैदिक काल में लोग ग्रामीण थे। ठीक है। हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। ये मैं बताया हूं आप लोग को। इसे प्रथम नगरीकरण की संज्ञा दिया जाता है। गार्डन चाइल्ड ने यह परिभाषा दिया था। ठीक है। तो भारत में जो पहला नगरीकरण हुआ था वो सिंधु घाटी सभ्यता है, मतलब हड़प्पा सभ्यता पहला नगरीकरण है, जब भारत में नगरों का विकास हुआ। भारत में द्वितीय नगरीकरण या द्वितीय नगरी क्रांति कब हुआ था? 600 बीसी में। 600 बीसी में बुद्ध और महावीर के काल में, महाजनपद काल में, जब चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, साकेत, कौशाम्बी जैसे नगर आए, प्रचलन में आए। ठीक है, उदित हुए। यह क्या है? दूसरी नगरी क्रांति 600 बीसी, महाजनपद काल। तीसरी नगरी क्रांति किसे बोलते हैं? तो तीसरी नगरी क्रांति सल्तनत काल को बोलते हैं। ठीक है, सल्तनत का ये सब जानकारी है आपका। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यायावर या खानाबदोश, यायावर। अच्छा, क्लास 11th में एक चैप्टर है यायावर साम्राज्य। तो यायावर का मतलब खानाबदोश। यायावर एक मूवी भी है। ठीक है। तो यायावर व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। मतलब शुरुआती समय मनुष्य क्या था? खानाबदोश था, इधर उधर, आज यहाँ कल वहां है ठिकाना, ऐसी बातें थी। ठीक है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। अच्छा, गांव और शहर में अंतर क्या है? जो लोग इकोनॉमी पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे भैया। ठीक है, जानते भी हैं और आप भी जानते हैं। जब कहीं एक विशेष क्षेत्र में अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र भी है, अगर धीरे धीरे वहां के लोग खेती की अपेक्षा किसी और साधन से अर्निंग कर रहे हैं ना, और ऐसा अर्निंग 75% हो जाता है। जब किसी गांव में 75% आय खेती की अपेक्षा किसी और साधन से हो जा रहा है, उस गांव में लोग वहीं पर रहकर 75% किसी और साधन से कमा रहे हैं खेती की अपेक्षा, या 75% लोग किसी और काम में लगे हुए हैं, तो वह क्या है? वह शहर की बात आएगा, शहर में शामिल हो जाएगा। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती से अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। ठीक है, यह परिभाषा है और यही है। अगर कहीं आपको शहर की व्याख्या देखनी है तो आप यही समझ लें। ठीक है। प्रश्न 10 देखिएगा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? बताएं। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे ना, सभ्यता के घर वो किससे बनते थे भाई? ईंट से बनते थे, बांस से बनते थे, पत्थर से बनते थे या लकड़ी से बनते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वह ईंट से बनते थे, आग में पकी हुई ईंट से बनते थे। विकल्प ए जो है आपका सही है। ठीक है।
सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे वह मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का प्रयोग भी घर बनाने के लिए होता था, ऐसी बात नहीं कि लकड़ी का प्रयोग नहीं होता था, लकड़ी का प्रयोग भी होता था, बांस का भी प्रयोग होता था, पत्थर का भी प्रयोग होता था घर बनाने के लिए, लेकिन ज्यादातर बहुतायत मात्रा में ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पकी हुई ईंटों से घर बनाए जाते थे। ईंट धूप में सुखाया जाता था या आग के द्वारा पकाकर प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, और अच्छा देखिए ईंटों का अनुपात, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखिएगा। ईंटों का अनुपात क्या था? तो 4:2:1। ठीक है, 4:2:1। जैसे मान लीजिए अगर किसी भी यूनिट में सपोज दैट 4:2:1 समझ सकते हैं, जैसे 4 इंच लंबा, 2 इंच क्या बोलते हैं चौड़ा, 1 इंच क्या है ऊंचा, ऐसे बता रहा हूँ, हालांकि इंच में तो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, यह अनुपात है, यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसे मत भूलिएगा। ईंट का प्रयोग अनेक प्रकार अनेक आकार का होता था। देखिए ईंटें जो होती थी ना, आयताकार भी होती थी, गोल भी होती थी, और अलंकृत ईंटें भी हुआ करती थी। ऐसे अलंकृत ईंटें भी हुआ करती थी, डिजाइनिंग वाली ईंटें भी हुआ करती थी। ये जो डिजाइनिंग वाली ईंट है ना, अलंकृत, यह जो आपका डिजाइनिंग वाली ईंट है या अलंकृत ईंट बोलते हैं, यह कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। ये विशेष ईंट थी, अलंकृत ईंट मतलब डिजाइनिंग वाली ईंट, मतलब नक्काशीदार ईंट कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। गोल ईंट के भी साक्ष्य मिले हैं। गोल ईंट कहाँ से मिला है? मतलब वृत्ताकार ईंट कहाँ से मिला है? चनूदड़ों से मिला है। ठीक है, और बहुतायत रूप से आयताकार वाली ईंट प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, यह सब हर जगह आपको नहीं मिलेगा जो यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। यह जो भी सिर्फ मैं दे रहा हूं, यह बीपीएससी, टीजीटी और पीजीटी हिस्ट्री के लिए रामबाण है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? वह आलमगीरपुर है ना। सबसे पूर्वी पुरास्थल जो है आलमगीरपुर है, जो हिंडन नदी के किनारे है। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ के पास। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यह सबसे पूर्वी पुरास्थल है। प्रश्न 11 देखिएगा, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? भैया किस वस्तु का उत्पादन हड़प्पा वासी किया करता था, बताएं। मुद्राओं का, कांसे के औजार का, कपास का या जौ का? किस वस्तु का उत्पादन हड़प्पा वासी करता था? मुद्राओं का, कपास, देखिए मुद्राओं का, कांसे के औजार का, कपास का, जौ का। तो कपास का उत्पादन न करता था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम था? तो कपास का उत्पादन। कपास इतना ज्यादा पैदा होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो भी मेहरगढ़ में इतना ज्यादा पैदा होता था कि उसकी सप्लाई होती थी विदेशों में, और वहां के लोग कपास को क्या कहते थे? सिंडन कहा करते थे, सिंडन कहा करते थे, क्योंकि अस्सी विदेश से आ रहा है इसलिए सिंडन है ये। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता था? कपास का होता था। विकल्प सी जो है आपका सही है। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों द्वारा शुरू की गई थी। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ कहां किया गया था? हड़प्पा वासियों द्वारा किया गया था। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में क्या थे? सर्वप्रथम थे। प्रश्न 12 देखिएगा, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइए, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले खोजकर्ता ये तो बता लेंगे आप लोग, सर जॉन मार्शल थे, राखालदास बनर्जी थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता अलेक्जेंडर, देखिए चार्ल्स मेसन ने, आपको थोड़ा इतिहास में ले चलूं, चार्ल्स मेसन 1826 में चार्ल्स मेसन ने यह जानकारी दी थी कि कुछ थोड़ी बहुत पुरानी सभ्यता यहाँ पर है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की थोड़ा बहुत साक्ष्य इनको मिला था, और इन्होंने यह बताया था कि सिंधु घाटी मतलब कि कोई एक पुरातन सभ्यता यहाँ पर है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, लेकिन इनको बातों को कोई सब लोग इग्नोर कर दिए। ठीक है, तो ये सब दयाराम साहनी विकल्प डी। पहले प्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी, जिनको राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता 1921 में दयाराम साहनी थे और माधव स्वरूपवत थे। दो, केवल दयाराम साहनी को लोग जानते हैं, दयाराम साहनी भी थे, मेन हेड थे दयाराम साहनी और माधव स्वरूपवत, मतलब इन दोनों लोगों ने मिलकर किसकी खोज की थी? हड़प्पा की खोज की थी। माधव स्वरूपवत का नाम भी ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थल क्या है? हड़प्पा है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे स्थलों की खोज हुई थी, लगभग 1400-1500 स्थल अब तक खोजे जा चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन सबसे पहला स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था और उस स्थल का नाम था हड़प्पा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया, क्योंकि सबसे प्रथम स्थल क्या था? हड़प्पा था। ठीक, हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, पंजाब में मांटगोमरी जिला में है। ठीक है, अब मांटगोमरी जिला जो है मांटगोमरी जिला नहीं है, उसका विभाजन हो गया है,
तो अब हड़प्पा कहाँ है, साहिवाल जिला में है, ध्यान रखिएगा, अपडेट हो जाइएगा, साहिवाल जिला में है। सर जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कराया गया। मतलब उस समय 1921 में दयाराम साहनी ने उत्खनन जरूर करवाया था, लेकिन उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, प्रश्न 13 देखिएगा, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहाँ है या पत्तन नगर कहाँ है, कालीबंगा में, लोथल में, रोपड़ में या मोहनजोदड़ो में। ये तो आप लोग बता ही लेंगे, कहाँ है, लोथल में, विकल्प बी, लोथल में बंदरगाह है। ठीक है, जो कितना है, लगभग 216 मीटर क्या है, लंबा है। ठीक है, देख लीजिए, लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 214, मतलब 214 15 जो भी हो, 214 किलोमीटर लंबा है, 36 मीटर क्या है, चौड़ा है, और 3.3 मीटर क्या है, गहरा है। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, 214 मीटर लंबा, 36 मीटर गहरा, और 36 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर क्या है, गहरा है। इतना बड़ा आपका बंदरगाह है लोथल का। देखिए, लोथल के अलावा 2 और बंदरगाह हैं, देसलपुर और सुरकोटदा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के हैं। देसलपुर में भी बंदरगाह था और सुरकोटदा में भी बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला, मतलब मुर्दों का टीला। इसे मुर्दों का टीला भी बोला जाता है, मृतकों का भी टीला बोला जाता है, और सिंध का नखलिस्तान भी बोला जाता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थली, देखिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थली है, क्षेत्रफल के लिहाज से और जनसंख्या के लिहाज से। लेकिन ये आपको बता दूं, ये डाटा थोड़ा पुराना हो गया है। ठीक है, अब सबसे बड़ा स्थल कौन सा रह गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला नगर है, राखीगढ़ी। थोड़ा ये अपडेट हो जाइएगा, ये अभी 2-3 साल पहले की बात है ये। ठीक है, प्रश्न 14 देखिएगा, पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, मापना जानते थे, तौलना जानते थे, पैमाना की खोज हुआ था। पैमाने कहाँ मिले हैं, मापने तौलने के, ये खोज कहाँ पर हुई है, तो पैमाने जो मिले हैं यह आपके लोथल से मिले हैं, हाथी दांत का पैमाना है। ठीक है, विकल्प डी जो है आपका सही है, लोथल से मिला है। इंपॉर्टेंट है सीरीज, ध्यान रखिएगा आप लोग। पैमानों की खोज ने सिद्ध कर दिया कि हड़प्पावासी माप और तौल से परिचित थे, यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। हड़प्पावासी 16 से गुणिज का प्रयोग करते थे। देखिए, मापने और तौलने के लिए हड़प्पावासी 16 के गुणा का प्रयोग करते थे, 16 गुणा का प्रयोग करते थे। समझ लेंगे आप, जैसे 16 यूनिट का 1 यूनिट बनाते थे, फिर उसके अन्य 16 यूनिट का 1 यूनिट बनाते थे। ठीक है, आज हम लोग 10 के गुणज में देखते हैं, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम का 10 यूनिट आप हो जाता है तो 1 किलोग्राम बन जाता है, 1 किलोग्राम का 10 यूनिट 100 यूनिट रहता है तो 1 कुंटल बन जाता है। वैसे ही 16 के गुणा का मतलब 16 गुना के आधार पर यह माप तौल करते थे। रैखिक माप के जनक हड़प्पावासी थे, जो हाथ क्या थी, हाथ जो थी वह माप की इकाई थी। आज भी गांव में हाथों से मापते हैं लोग। चंद्रोड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर अवस्थित थी। ये नहीं लिखा है भैया, नदी है। देखिए, चंद्रोड़ो जो है कहाँ है, चंद्रोड़ो सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लेकिन चंद्रोड़ो कहाँ है, सिंधु नदी के बाएं तट पर है या दाहिने तट पर है, तो चंद्रोड़ो जो है सिंधु नदी के बाएं तट पर है, यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चंद्रोड़ो से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। देखिए, चंद्रोड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा नगर है जहां से सौंदर्य प्रसाधन मिला है, लिपस्टिक मिला है, कंघी मिला है, सुई मिला है, लाड़ी मिला है। ठीक है, बहुत कुछ है, कुछ मिली है। ठीक है, जितना मेकअप बॉक्स मिला है, जितना मेकअप का सामान है, ब्यूटी पार्लर का सामान है, वो सभी चंद्रोड़ो से मिले हुए हैं। चंद्रोड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, मतलब मनके बनाने के कारखाने या खिलौना उद्योग का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है, चंद्रोड़ो से मिला है। अरे चंद्रोड़ो में जब सौंदर्य प्रसाधन रहेगा, चंद्रोड़ो में जब मेकअप बॉक्स रहेगा, मतलब कि ब्यूटी पार्लर रहेगा, तो फिर जो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, तो फिर उनके बच्चे भी होंगे ना, तो उनके लिए खिलौना उद्योग भी है। ऐसे आप समझ लेते हैं, चंद्रोड़ो में ही मनके बनाने के कारखाना थे। मनके क्या थे, माले थे, माला। ठीक है, प्रश्न 15, हड़प्पावासी समाज किन वर्गों में विभक्त था। देखिए, किन वर्गों में विभक्त था हड़प्पावासी समाज, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। मतलब 4 भागों में हड़प्पावासी समाज क्या था, विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऐसे आप समझ सकते हैं। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का ही प्रारंभिक रूप देखने को आपको मिल रहा होगा थोड़ा। ठीक है, विकल्प बी जो है आपका सही है।
हड़प्पावासी समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में क्या था, विभक्त था। प्रश्न 16, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। अभी मैं आपको बताया हूं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, मतलब पहला स्थल जो खोजा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का वो हड़प्पा ही खोजा गया है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। विकल्प ए जो रहेगा वो आपका सही है, क्योंकि पहला स्थल जो खोजा गया है हड़प्पा ही खोजा गया है, इसलिए बाकी जो स्थल खोजे गए हैं वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही खोजे गए हैं। ठीक है, विकल्प ए जो है आपका सही है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना गया है। इस सभ्यता के लिए सामान्यतः 3 नामों का प्रयोग होता है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 3 बातें हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। बताएं, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल महल के थोड़ा बहुत साक्ष्य मिले हैं, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। वे देवियों देवताओं की पूजा करते थे, ये भी आपका सही है। जैसे देवियों के रूप में जैसे मातृ देवी की पूजा करते थे, देवताओं के रूप में पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, तो देवियों देवताओं की पूजा करते ही थे, लेकिन थोड़ा झुकाव उनका कम था, धर्म उनके लिए प्रधान नहीं था, लेकिन थोड़ा धार्मिक थे वो। प्रश्न 3, विकल्प 3, ये युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। यह तो सही नहीं है, क्योंकि घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग वैदिक काल में होता था, न कि सिंधु सभ्यता में, तो ये भी सही नहीं है। तो कौन सही है, विकल्प 2, तो केवल 2 आपका सही है, विकल्प ए। ठीक है, देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का विशिष्ट लक्षण है। पुरातात्विक साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि मातृ देवी की मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्तियां, इस बात का ज्ञान होता है कि मतलब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि यह लोग क्या देवी देवताओं की पूजा करते हैं। विकल्प प्रश्न 18 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है। बताएं, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई है। विकल्प डी जो है आपका सही है। समय बहुत कम रह गया है, मुझे बहुत चिंता है कि इतना समय कम समय में मैं कैसे पूरा कराऊं। देखिए, कुल 20 क्वेश्चन मैं आप लोग को दिया हूं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूपवंश द्वारा किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थली क्या है, हड़प्पा है। पहली स्थली क्या है, हड़प्पा है, जो मांटगोमरी जिला में है, पाकिस्तान के पंजाब में मांटगोमरी जिला में है। ठीक है, अभी मैं बताया हूं कि अब यह मांटगोमरी में नहीं है, अब यह कहाँ है, शाहीवाल जिला में है। अब इसका नाम बदल गया है, मतलब नाम बदल गया है या फिर उसका विभाजन करके एक अलग जिला में बन गया है, शाहीवाल। ठीक है, सर जॉन मार्शल के निर्देश में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। उसमें सर जॉन मार्शल क्या थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे। ठीक है, प्रश्न 19 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, कौन सी बातें सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, बिल्कुल सही नहीं है। गाय उनके लिए पवित्र थी, नहीं सही है, ये भी सही नहीं है। अब देखिए तीसरा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था, बिल्कुल भैया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, भी सही नहीं है। तो कौन सही है, तो यह है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था, विकल्प सी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर, सील मतलब पत्थर, तो मोहनजोदड़ो से पशुपति की मूर्ति मिली है, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो से एक सील पर, मतलब पत्थर है, जैसे मतलब पत्थर है, सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। ठीक है, इनका कितना है, 3 मुख है, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। और इनके चारों तरफ क्या है, हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा। देखिए आपको बता दूं, गैंडा और भैंसा बाहिनी तरफ है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं थोड़ा सा ये बड़ा बना दूं, अब तो फिलहाल समय नहीं है कि इतनी छोटी छोटी जानकारियां दी जाए, लेकिन ठीक है, ये आप देख लीजिए। देखिए, पशुपति शिव के बाएं तरफ क्या है, गैंडा और भैंसा। गैंडा और भैंसा क्या है, पशुपति शिव के बाएं तरफ है। दाएं तरफ कौन है, दाएं तरफ बाकी बचे जो हैं, हाथी और चीता। ठीक है, ये क्या है, दाएं तरफ है। तो यह भी बातें ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 20 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी,
उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वह उचित समतावादी थी। उचित समतावादी विकल्प एक जो है आपका सही है। वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, मतलब हड़प्पावासी जो थे ना बनिया थे, व्यापारी थे, ठीक है, मतलब व्यापार ही उनका विशेष प्रधान था, ठीक है, तो वाणिज्य की तरफ आकर्षित होते थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था वणिक वर्ग में के हाथ में था। मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया भाई व्यापार को ही ज्यादा महत्व दिया जा रहा है इसी सभ्यता में। इसका मतलब यह अनुमान लगाया गया था उस सभ्यता में व्यापारियों की विशेष चलती थी। व्यापारी या बनिया वर्ग ही क्या था, वही शासक था, वही व्यापार भी करता था और वही शासन भी करता था, ऐसा अनुमान लगाया गया। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखा है, वैसे तो पहला वीडियो है, ठीक है, लगातार वीडियो मिलता रहेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और केवल 399 रुपए में बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स आपको दूंगा। कक्षा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी का पूरा नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, साथ ही साथ आप लोग को उसका क्वेश्चन आंसर का भी मिलेगा। और यह 3000 क्वेश्चन की जो रामबाण टेस्ट सीरीज है फुल सॉल्यूशन के साथ यह भी मिल जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी को कंप्लीट कराने में समय लगेगा, ठीक है, लेकिन मैं 11-12 की एनसीईआरटी में परीक्षा होने तक कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। और इसमें 399 रुपए में आपको पूरा 3000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज मिलेगी, या पुलिस टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और यहाँ से आपको बता दूं ना 90% प्रश्न अगर आपका न फंसा तो फिर आप बात करिएगा, ठीक है, ज्यादा प्रश्न आएगा, मेरा ऐसा संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूँ। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोगों को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।